आपने तो देहरा का जो विकास था उसको रोकने का काम किया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हम नहीं कह रहे, ये अनुराग ठाकुर ने मंच से कहा था। जो जुबान से कहते हैं उसको पूरा करते हैं। कमलेश जी को यहाँ के लोग अपना आशीर्वाद देंगे और उनके रूप में मुख्यमंत्री का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व यहाँ के लोगों को नसीब होगा, प्राप्त हो। ये जो जयराम ठाकुर हैं, जो इनको दिन रात मुख्यमंत्री की कुर्सी के सपने आते हैं, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जयराम ठाकुर दिव्या स्वप्न दोष की बीमारी से ग्रसित है। चुनाव उन्होंने लोकसभा का लड़ा था और तब वो निर्दलीय विधायक थे। कांग्रेस पार्टी ने उनको लोकसभा का टिकट दिया और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन साथ शर्त ये लगाई कि मेरी धर्मपत्नी को विधानसभा का टिकट सुजानपुर से दो। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की धर्मपत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं और निश्चित तौर पर ये प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री ही इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। भाजपा ज्वाइन की, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, फिर वहाँ भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह हो गया, फिर निर्दलीय खड़े हुए। तो ये कभी इधर कभी उधर, कभी इस डाली कभी उस डाली, ये उछल कूद करने वाले नेता हैं। नीचे से शुरुआत करते हुए मैं पुनीत मल्ली, सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी, और अभी कल ही मुझे देरा विधानसभा क्षेत्र का मीडिया कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। आज की जो प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता श्री प्रेम कौशल जी, उनके साथ बैठे शिमला शहरी से हमारे लोकप्रिय विधायक श्री हरीश जनार्था जी, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन श्री देवेंद्र श्याम जी, जसवा प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेता श्री सुरिंदर मनकोटिया जी, उनके साथ बैठे कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के डायरेक्टर श्री सुनील चौधरी जी, पीछे बैठे सन्नी भाटिया जी, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। आज की प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। क्योंकि मैं धर्मशाला से हूँ, धर्मशाला प्रेस क्लब के साथ तो मैं बड़े लंबे समय से काम करता आ रहा हूँ और आपके साथ आज रूबरू होने का मौका मिला और बहुत बहुत आभारी हैं और आशा करते हैं कि आप हमारे साथ सहयोग करेंगे। अब मैं श्री प्रेम कौशल जी से आग्रह करूँगा कि आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करें। आदरणीय हरीश जनार्था जी, जो वर्तमान में शिमला सदर से विधायक हैं और पूर्व में टूरिज़्म कॉरपोरेशन के चेयरमैन रह चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के बहुत सम्मानीय और वरिष्ठ नेता हैं। श्री देवेंद्र श्याम जी, जो एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के वर्तमान में चेयरमैन हैं और इससे पूर्व मार्केटिंग बोर्ड के एडवाइज़र रह चुके हैं। शिमला और किन्नौर एपीएमसी के चेयरमैन रह चुके हैं। भाई सुरिंदर मनकोटिया जी, जो जसवा प्रागपुर से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भी थे और प्रदेश कांग्रेस के महासचिव भी हैं, कर्मचारी नेता रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। मेरे छोटे भाई और हमारा मीडिया जो डिपार्टमेंट है उसके कोऑर्डिनेटर, हाल ही में पिछले कल ही देरा विधानसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव चल रहा है इसके लिए पार्टी ने इनको कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है, इनको बधाई भी देता हूँ। सुनील चौधरी जी कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर हैं। अरुण पटियाल जी, सन्नी जी हमारे यूथ कांग्रेस के लीडर, और आज की इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित देरा के आदरणीय पत्रकार बंधुओं, आप सबका आज की इस वार्ता में मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन। आज इस मौके के ऊपर आप लोगों से रूबरू होने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ और चुनाव की बेला है, उपचुनाव देरा में आपके होने जा रहे हैं और देरा के साथ ही 2 और विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं। 6 में इससे पूर्व हुए थोड़ा सा समय पहले, और ये चुनाव किन परिस्थितियों में हो रहे हैं उसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा, आप सब उससे अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है, देश के अंदर
या किसी प्रदेश के अंदर, चाहे देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, लोग अपने जनादेश से किसी पार्टी को सत्ता में आने का मौका देते हैं। लोग अपने आशीर्वाद से, अपने जनादेश से, अपनी इच्छानुरूप अपना विधायक चुनते हैं। और यही देरा की जनता ने भी किया। होशियार सिंह, जो मैं समझता हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा होशियार हैं, दूसरी बार उनको देरा के लोगों ने निर्दलीय के तौर पर विधानसभा में भेजा। और उससे पीछे किस तरह की वो उछल कूद करते रहे हैं राजनीतिक तौर पर। ये जो चुनाव हुआ, इस चुनाव से पूर्व आपको पता होगा, आप तो देरा की राजनीति को अच्छे से जानते हैं, निर्दलीय थे, भाजपा ज्वाइन की, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, फिर वहाँ भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह हो गया, फिर निर्दलीय खड़े हुए। तो ये कभी इधर कभी उधर, कभी इस डाली कभी उस डाली, ये उछल कूद करने वाले नेता हैं जो। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, ये जो तीनों विधानसभा क्षेत्र हैं जिनमें ये चुनाव हो रहे हैं, और ये जो 3 निर्दलीय विधायक थे, जिसमें होशियार सिंह, आशीष शर्मा, के.एल. ठाकुर, इन तीनों की जो पृष्ठभूमि है, वो पृष्ठभूमि है ये व्यापारिक मानसिकता के लोग हैं। का मकसद ऐसे तो जो है वो जो प्रचार करने के लिए तो करते हैं कि हम समाज सेवा के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, इलाके का विकास करने के लिए राजनीति में आए हैं। लेकिन अगर असली बात देखी जाए तो ये लोग राजनीति के क्षेत्र में जो इन्होंने कदम रखा, विधानसभा का चुनाव इन्होंने लड़ा, और जिस तरीके से ये राजनीति करते हैं, उससे पूरी तरह से ये स्पष्ट है कि इनकी सारी राजनीति जो है वो पैसे के ऊपर आधारित है। जो इनकी आर्थिक समृद्धि है उसका इस्तेमाल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए करते हैं। और जो भी व्यक्ति पैसे का इस्तेमाल करके, धन शक्ति का इस्तेमाल करके राजनीति में आता है, राजनीति करता है, वो कभी भी जन हितैषी नहीं हो सकता, जनता का हित करने वाला नहीं हो सकता। ऐसे लोगों के जो पृष्ठभूमि है, मानसिक पृष्ठभूमि है या सोच है, उसमें निश्चित तौर पर एक ही होती है कि ठीक है, अगर आप सेवा का नाम नहीं देंगे, ये नहीं कहेंगे कि हम सेवा के लिए आए हैं, लोगों की मदद के लिए आए हैं, विकास के लिए आए हैं, तो राजनीति नहीं चलेगी, वो दुकान चलेगी नहीं। लेकिन असली मकसद जो इन लोगों का लक्ष्य रहता है वो राजनीति के माध्यम से अपनी आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का रहता है। और वही होशियार सिंह भी करते रहे। आप देखिए कि एक व्यक्ति दूसरी बार इंडिपेंडेंट के तौर पर लोग उसके ऊपर अपना विश्वास व्यक्त करते हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी के एसोसिएट विधायक बनते थे जब भाजपा का शासनकाल था, तो उनके सहयोगी सदस्य थे। कांग्रेस की सरकार आई, हमारे सहयोगी सदस्य बन गए। और अब कहते हैं कि मुख्यमंत्री हमारी सुनते नहीं थे, मुख्यमंत्री ने हमारे काम नहीं किए, इसलिए हमको इस्तीफा देना पड़ा। अब बड़ी विचित्र स्थिति है। कल हमारे हमीरपुर के जो विधायक थे पूरे, वो आशीष शर्मा, उन्होंने एक फेसबुक लाइव किया और उसमें कहा कि होशियार सिंह को उप मुख्यमंत्री और मुझे मंत्री बनाने का ऑफर दिया गया। अब होशियार सिंह ने तो ये बात कही नहीं है, लेकिन उनके सहयोगी ने कही है, जिन्होंने मिल के ये सारा षड्यंत्र रचा, जो इस मिल के से षड्यंत्र का हिस्सा थे। और मैं पहली बात तो इसमें कोई सच्चाई नहीं हो सकती, और अगर सच्चाई है तो मैं ये जानना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ये जानना चाहती है कि अगर आपको उप मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर था, कहा गया, तो ये तो फिर विरोधाभासी बातें होगी। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारी सुनवाई नहीं थी, दूसरी तरफ आपके साथी सहयोगी ये दावा कर रहे हैं कि आपको उप मुख्यमंत्री बनाने का जो निमंत्रण था, ऑफर था, वो दिया गया था और मुझे मंत्री बनाने का ऑफर दिया गया। तो दोनों में विरोधाभास है। और अगर इसमें सच्चाई है कि आपको उप मुख्यमंत्री बनाने का कोई ऑफर था, तो मैं समझता हूँ कि आपको वो ऑफर एक्सेप्ट करके अपने क्षेत्र का विकास करना चाहिए था, अपने क्षेत्र की तरक्की करनी चाहिए थी, और सरकार का हिस्सा बन के आप ना केवल देरा का बल्कि कांगड़ा ज़िले का और प्रदेश का भी विकास जो था उसको आगे बढ़ा सकते थे। तो ये जो ये इन लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री हमारी सुनते नहीं थे, ये सरासर गलत है। हमारे काम नहीं करते थे। अब किन कामों की चर्चा करते हैं? ये जनता के काम की चर्चा नहीं करते हैं। मैंने कहा कि व्यापारिक पृष्ठभूमि से व्यापार करना कोई गुनाह नहीं है। सभी लोग
वही अपना रोज़ी रोटी कमाने के लिए कोई ना कोई नौकरी करता है, कुछ कोई बिजनेस करता है, वो कोई गुनाह नहीं, वो बुरी बात नहीं है, मैं उसको बुरा नहीं मानता। अपनी आजीविका कमाने के लिए, जीवन चलाने के लिए वो आवश्यक है, इनकम कहीं ना कहीं से होनी चाहिए। लेकिन ये मुख्यमंत्री के पास जाते किस लिए थे? आदरणीय जनार्था जी विधायक हैं, इन चीज़ों को अच्छी तरीके से जानते हैं कि इनका जब भी मुख्यमंत्री के पास विजिट होता था, वो विजिट अपनी जो इनके कोई व्यापारिक इनके जो हित थे, उनको लेके मुख्यमंत्री के पास जाते। तो जब ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री हमारे काम नहीं करते थे, ये सही है, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रदेश के अंदर जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, जो भ्रष्ट तरीके से काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों को प्रोत्साहित करने की और उन लोगों की मदद करने की नीति जो है वो ना मुख्यमंत्री की है, ना कांग्रेस सरकार की है। तो ये सारी बातें इनकी रही हैं। आज ये फिर चुनाव में हैं और चुनाव में फिर नए नए शगुफे, नए नए नारे दे रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि जो देरा का क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, इसका सौभाग्य है यहाँ के लोगों का। एक लंबे समय से यहाँ कब 2 बार निर्दलीय, कभी भाजपा, तो सरकार के साथ ये विधानसभा क्षेत्र चला नहीं है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। अगर भाजपा की सरकार बनी तो भी निर्दलीय आया, कांग्रेस की सरकार बनी तो कभी भाजपा का आया, कभी निर्दलीय आ गया। तो मेन स्ट्रीम जो होती है, जिसमें आइए स्वागत है, जिसमें जो है वो क्षेत्र के काम हों और तरक्की हो क्षेत्र की, तो इस तरीके का विधायक लंबे समय से यहाँ चुना नहीं गया। तो ये एक ऐसे सौभाग्य इस विधानसभा क्षेत्र, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की धर्मपत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं और निश्चित तौर पर ये प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री ही इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। तो जो एक सूखा इस विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक और विकास का जो एक सूखा लंबे समय से रहा है, ये उस सूखे को दूर करने का अवसर है, उस सूखे को दूर करने का मौका है। तो निश्चित तौर पर कोई कह रहे हैं कि जी बाहरी प्रत्याशी है, हाँ, एक उनके साथी ने रोज़ कुछ ना कुछ बयान आते हैं तो कहा जी परिवारवाद है, और कहने वाले कौन? हमारे हमीरपुर सुजानपुर के राजेंद्र राणा। किसी की धर्मपत्नी होना कोई गुनाह नहीं है। ये कहाँ लिखा है कि परिवार का कोई दूसरा सदस्य राजनीति में नहीं आ सकता? सभी राजनीतिक दलों में आते हैं। कमलेश जी तो मजबूरी में पार्टी का आदेश हुआ तो चुनाव लड़ने को तैयार हुई, अदरवाइज़ तो वो एक गृहिणी है और अपने जो पतिदेव के उनका जो चुनाव क्षेत्र है उसी को वो देखती थी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजेंद्र राणा जी ने कहा कि परिवार में अपनी पत्नी और मित्रों की सरकार आई है। मैं राजेंद्र राणा जी को और भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं को, जो अपना ईमान, धर्म और खुद को बेचकर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, जिन्होंने चुनी हुई सरकार को, जो जनता के जनादेश से 5 वर्ष के लिए चुनी गई थी, उसको टॉपल करने का षड्यंत्र किया, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री के ऊपर जो आक्षेप आप लगा रहे हैं वो आपकी व्यक्तिगत फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है। और ये जो परिवारवाद की आप बात करें, राजेंद्र राणा जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आपको याद होगा सबको कि एक चुनाव उन्होंने लोकसभा का लड़ा था और तब वो निर्दलीय विधायक थे। कांग्रेस पार्टी ने उनको लोकसभा का टिकट दिया और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन साथ शर्त ये लगाई कि मेरी धर्मपत्नी को विधानसभा का टिकट सुजानपुर से दो, तब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। तो जिस व्यक्ति ने स्वयं लोकसभा का चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी के टिकट से और धर्मपत्नी को विधानसभा का चुनाव साथ के साथ लड़ाया, वो परिवारवाद की बात कर रहे हैं, वो मित्रों और परिवार की सरकार होने की बात कर रहे हैं। तो ये इन लोगों की जो अब हुआ क्या है, एक जो मूवमेंट था इनका, जो इनका लक्ष्य था कि हम सरकार को गिराएंगे, भाजपा की सरकार बनवाएंगे और फिर उसमें मलाईदार पोस्टें हम लेंगे, उस लक्ष्य में, उस उद्देश्य में ये असफल हो गए। और उस असफलता के दौर में ना केवल इन बगावत करने वाले, बगावत तो अच्छा शब्द समझता हूँ मैं, बगावत तो भगत सिंह ने की थी, चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी, बगावत तो महात्मा गांधी ने की थी, बगावत तो पंडित नेहरू ने की थी। तो इनको बागी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बागी के बगावत कई बार अच्छे लक्ष्य के लिए भी होती है। तो ये तो एक षड्यंत्र के मकसद से जो था, इन्होंने ये सरकार का विरोध किया, मुख्यमंत्री का विरोध किया। और इस स्थिति में आज जो जयराम ठाकुर हैं
वो भी रोज़ कुछ ना कुछ जो है सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ। राजीव बिंदल जो है वो भी बहुत बड़बोले नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनका अगर अपना पिछले उनका राजनीतिक इतिहास देखा जाए तो पूरी तरह से जो है वो कई तरह के आरोपों से घिरे हुए हैं। राजीव बिंदल की जो भाषा है, उनकी जो शब्दावली है, वो मैं समझता हूँ कि गरिमापूर्ण नहीं है। और जिस तरीके की वो बातें करते हैं, उनका हिमाचल प्रदेश की जो संस्कृति है, हिमाचल प्रदेश की जो हमारी सभ्यता है और हमारा जो कल्चर है, उसमें उसकी कोई जगह नहीं है, कोई उसका स्थान नहीं है। वो बहुत निम्न स्तर की टिप्पणियां करते हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, बिंदल जी, आप वो व्यक्ति हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के पद से हटाया गया, आपको स्पीकर के पद से हटाया गया, आपको भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया, उस वक्त उस पद से हटाया गया। ज़रा बताएंगे हिमाचल प्रदेश के लोगों को कि इतनी जगहों से आपको क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हटाया? आपको स्पीकर पद से हटाया जाता है, आपको मंत्री पद से हटाया जाता है, फिर भाजपा का अध्यक्ष प्रदेश का बनाया जाता है, आपको वहाँ से चलता कर दिया जाता है। तो किन परिस्थितियों में ये सब हुआ? आप दागदार हैं और आज आप उंगली उठाते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर, आप उंगली उठाते हैं हिमाचल प्रदेश की सरकार के ऊपर। और जयराम ठाकुर जी के ऊपर आऊँगा। मैं एक कार्यक्रम हुआ था माननीय मुख्यमंत्री का इन विधानसभा चुनावों के बाद, हरिपुर क्या बोलते हैं वो हैं, हरिपुर में एक कार्यक्रम जनसभा हुई थी मुख्यमंत्री की, जिसमें उन्होंने कुछ उद्घाटन भी किए थे। हाँ, एग्जैक्टली। मैं भी उस जनसभा में आया था, मैं भी वहाँ मौजूद था। वहाँ मुख्यमंत्री ने कहा था कि कहावत है देरा को लेके, देरा कोई नहीं तेरा तो देरा मेरा, ये उन्होंने उस जनसभा में कहा था। कोई ऐसी स्थिति उस वक्त थी नहीं कि यहाँ उपचुनाव हो जाएंगे, होशियार सिंह इतनी होशियारी करेंगे कि विधानसभा से त्यागपत्र दे जाएंगे। तो उस वक्त ये माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था और मुख्यमंत्री ने बहुत सी घोषणाएं मांगे इस विधानसभा क्षेत्र की उस जनसभा में जो थी, उनको पूरा करने की घोषणाएं की थी। शायद उनके ऊपर अमल भी हो रहा है। लेकिन मैं जयराम ठाकुर से एक बात पूछना चाहता हूँ। पिछले 14 महीने से पहले 5 वर्ष वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मेरी जो जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक 5 वर्ष में जयराम ठाकुर ने इस देरा विधानसभा क्षेत्र की सुध नहीं ली। और देरा के लिए एक सबसे बड़ा जो एक विषय रहा है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। मुझे याद है एक कहीं देरा में जनसभा थी, जयराम थे उसमें, ठाकुर महेंद्र सिंह थे उसमें, और उस जनसभा में अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की सरकार को इस यूनिवर्सिटी का काम डिले करने के लिए मंच के ऊपर से लताड़ लगाई थी। तो आप तो देरा के विकास को रोकने वाले हैं। आपने तो देहरा का जो विकास था उसको रोकने का काम किया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हम नहीं कह रहे, ये अनुराग ठाकुर ने मंच से कहा था, जिसके बाद फिर महेंद्र सिंह ने भी उनको काउंटर करने के लिए बयानबाजी की थी अनुराग ठाकुर के खिलाफ। तो जयराम थे उसमें, ठाकुर महेंद्र सिंह थे उसमें, और उस जनसभा में अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की सरकार को इस यूनिवर्सिटी का काम डिले करने के लिए मंच के ऊपर से लताड़ लगाई थी। तो आप तो देहरा के विकास को रोकने वाले हैं। आपने तो देहरा का जो विकास था उसको रोकने का काम किया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हम नहीं कह रहे, ये अनुराग ठाकुर ने मंच से कहा था, जिसके बाद फिर महेंद्र सिंह ने भी उनको काउंटर करने के लिए बयानबाजी की थी अनुराग ठाकुर के खिलाफ। तो आज ये जो जयराम ठाकुर हैं, जो इनको दिन रात मुख्यमंत्री की कुर्सी के सपने आते हैं, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जयराम ठाकुर दिव्या स्वप्न दोष की बीमारी से ग्रसित है। कोई व्यक्ति कैसे ये सोच सकता है कि ये कुर्सी उसी की है, उसी का अधिकार है? आप लोकतंत्र का सम्मान करना नहीं जानते, आप कैसे राजनीतिज्ञ हैं? हिमाचल के लोगों ने 5 वर्ष के लिए 40 विधायक कांग्रेस पार्टी के जिता के कांग्रेस के पक्ष में जनादेश दिया। आपने षड्यंत्र करके उस सरकार को गिराने की कोशिश की, आप असफल हुए। और उसके बाद फिर जो चुनाव हुए 6 सीटों के ऊपर, आप हिमाचल प्रदेश की जनता के मूड को ही नहीं समझ रहे। हिमाचल प्रदेश के लोग चाहते क्या हैं आपकी वो समझ में ही नहीं आ रहा। उन 6 उपचुनावों में से 4 उपचुनावों में
हिमाचल प्रदेश के लोगों में और उन विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान किया। कांग्रेस पार्टी की 4 सीटें जिता के फिर से हमारे विधायक बनाए और 34 से फिर हम 38 हो गए। इसका स्पष्ट संदेश है लोगों की तरफ से कि हम कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहते हैं हिमाचल प्रदेश में, और हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है वो अपना 5 वर्ष का शासनकाल पूरा करे। और आपकी जो ये षड्यंत्रकारी राजनीति है जिसके तहत आपने सरकार को टॉपल करने की कोशिश की, सरकार को गिराने की कोशिश की, उस राजनीति की हिमाचल प्रदेश में कोई जगह नहीं है। उस राजनीति को हिमाचल के लोग पसंद नहीं करते। ये संदेश उसमें छुपा है। वो जो नतीजे विधानसभा उपचुनावों के आए हैं आपकी समझ में ही नहीं आ रहा। आपको सिर्फ एक रट है, एक सपना आपका है कि किसी तरह से ये मुख्यमंत्री की कुर्सी मुझे मिल जाए, मैं इस पर बैठ जाऊँ। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हिमाचल प्रदेश में ये हो चुकी है, हर जगह विद्रोह की ज्वाला है। आज हम कुछ कार्यक्रमों में गए थे कमलेश जी के, तो हमने वहाँ देखा कि किस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर लोग जो हैं वो कांग्रेस पार्टी में आ गए। जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त हो चुकी है प्रदेश में भी और देश में भी, वो ये है कि आज कांग्रेस भाजपा के जो असली कार्यकर्ता हैं उनको तो पता नहीं चल रहा कि वो बीजेपी है कहाँ है। आज दल बदलुओं की और भ्रष्टाचारियों की शरण स्थली बनकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी रह गई है। जो बेचारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने के लिए जिन लोगों ने अपना खून पसीना बहाया है, वो लोग आज जो है वो सबसे पिछली रो में है, सबसे पिछली लाइन में है और वो घुटन महसूस कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो आज विघटन की स्थिति में है। चाहे आप देरा विधानसभा क्षेत्र की बात करो, भारतीय जनता पार्टी में ज़बरदस्त आक्रोश और विद्रोह है दल बदलुओं के आने से, और हमीरपुर की भी कमोबेश यही स्थिति है, और नालागढ़ की अगर हम बात करें तो वहाँ भी यही स्थिति। और जहाँ 6 विधानसभा क्षेत्रों में पहले उपचुनाव हुए, उन विधानसभा क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी के जो स्थापित नेता थे, वो नेता भी आज जो है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, लूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि हम इस पार्टी में रह के हमारे साथ है। मैं एक निवेदन करना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से, जो भारतीय जनता पार्टी में सही सोच रखने वाले लोग हैं, हर पार्टी में अच्छे लोग भी होते हैं, जो अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं और जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है, उन लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा जो दल बदल की राजनीति के खिलाफ है, जो धनबल की राजनीति के खिलाफ सोच रखते हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो चुनाव है ये समय है उन ताकतों को सबक सिखाने का जिन्होंने धन के दम पर, दल बदल के दम पर, षड्यंत्र के सहारे हिमाचल प्रदेश की राजनीति को प्रदूषित करने की कोशिश की है। मैं उनसे निवेदन करूंगा, आह्वान करूंगा कि आप लोग भी इस मुहिम में, ये जो षड्यंत्र के खिलाफ है, ये जो धनबल के खिलाफ है, ये जो जनबल का अपमान करने की राजनीति जो है उसके खिलाफ है, इस मुहिम में जुड़िए और एक बार इस तरह के लोगों को जो है वो आप सबक सिखाइए। और मैं एक बार फिर आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि देरा विधानसभा क्षेत्र का जहाँ तक प्रश्न है, इस विधानसभा क्षेत्र का भाग्य बदलने वाला है इन चुनावों के बाद। माननीय मुख्यमंत्री 2 दिन यहाँ के दौरे करके गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ के विकास के लिए जो कमिटमेंट्स यहाँ के लोगों से की हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के बारे में एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि वो राजनीतिज्ञ नहीं है ज़्यादा, लेकिन वो राजपूत हैं, छात्र राजनीति से आगे आए हैं, और जो लंबे समय से एक विकास का सूखा और राजनीतिक सूखा भी जिसको मैं कहूँ, वो इस विधानसभा क्षेत्र के लोग झेल रहे हैं। उस सूखे से निजात मिलेगी, एक विकास की नई इबारत जो है वो इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर लिखी जाएगी। और जो एक कांगड़ा ज़िले को लेके कई बार कुछ लोग राजनीति करने की कोशिश करते हैं, उसका नाम, कांगड़ा ज़िले का नाम बेचकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं कि उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कांगड़ा जिला को भी मुख्यमंत्री का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व जो है वो प्राप्त होगा। यही मुझे आप लोगों से कहना था। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो तो मैं आपका स्वागत। सर, आपने कहा कि वो राजपूत है, राजपूत से आपका क्या अभिप्राय है? राजपूत से मेरा अभिप्राय ये है कि जैसे एक हमारा जो इतिहास है उसमें ये कहा गया है कि जुबान के पक्के होते हैं और मजबूत इरादों वाले होते हैं, वही मेरा अभिप्राय है। बाकी जाति वाले नहीं होते? मैंने ऐसा नहीं कहा, आप इसको उलझाइए मत। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। हर कास्ट में और हर समाज में, हर धर्म में हम ये जातिवाद की और धर्म की राजनीति नहीं करते। हर धर्म में, हर उसमें खुददार, दमदार
और ज़ुबान के पक्के लोग होते हैं। मैंने सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जिक्र इसलिए किया कि उन्होंने संघर्ष की राह पर चलकर ये मंजिल हासिल की है, और निश्चित तौर पर जो राजपूत कौम है उसको जाना जाता है, क्षत्रिय कहा जाता है इनको, तो निश्चित तौर पर वो पुराना अगर इतिहास आप देखें, देश का इतिहास देखें, समाज का इतिहास अगर देखें, तो ये माना जाता है कि इतिहास में भी दर्ज है कि वो ज़ुबान के पक्के होते हैं, दमदार होते हैं। बाकी सारे समाज में, सभी जातियों में जो हैं अच्छे लोग, मेहनती लोग, दमदार लोग, ईमानदार लोग, और अपनी जो क्या कहते हैं ज़ुबान के ऊपर कायम रहकर काम करने वाले लोग हैं। लेकिन राजनीति में ज़्यादातर लोग जो हैं वो जो कहते हैं वो करते नहीं, तो इस रेफरेंस में मैंने ये कहा। जयराम ठाकुर जी ने आज बोला है कि 3 सीटें जो चुनाव हो रहा है उस पर भाजपा जीत रही है, तो उसके नेक्स्ट थोड़े दिनों के बाद ये सरकार चली जाएगी, क्या बोलता है? मैं यही कह रहा था कि जयराम ठाकुर जी को दिव्या स्वप्न दोष की जो बीमारी है उससे ग्रस्त है। देखिए 38 विधायक हमारे हैं, 38 हम हैं, और बहुमत के लिए 35 चाहिए। अगर 68 विधानसभा की संख्या पूरी हो जाती है तो कहाँ से ये 3 सीटें जीत के, पहली बात तो है कि ये होने वाला ही नहीं है, जीतने वाले ही नहीं है, हारने वाले हैं तीनों। पर मानो ये 3 सीटें वो जीत भी जाते हैं तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और जयराम ठाकुर ये सपने देख रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। इनके ये ही सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज़, एक मानसिक अवसाद जो है उसका शिकार हैं जयराम ठाकुर। पता नहीं इनको हो क्या गया है, समझ ही नहीं आ रहा। हर वक्त एक ही रट है, एक ही बात है, दीवार पे लिखी हुई चीज़ जो नज़र नहीं आ रही। 6 में से 4 सीटें आप हार चुके हैं। और सुनिए, एक और चीज़ मैं आप लोगों के माध्यम से कह दूँ, जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश की राजनीति में सबसे असफल पॉलिटिशियन है। मैं तथ्यों के ऊपर कहूँगा इस चीज़ को। जब वो मुख्यमंत्री बने तो वो प्रोजेक्टेड चीफ मिनिस्टर नहीं थे, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा। प्रेम कुमार धूमल वॉज दी प्रोजेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ भारतीय जनता पार्टी। वो हार गए, जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद जितने भी चुनाव हिमाचल प्रदेश में हुए हैं, चाहे 3 विधानसभाओं के उपचुनाव हुए और एक लोकसभा का मंडी का हुआ, वो 4 के 4 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में हारी। उसके बाद 4 नगर निगमों के चुनाव हुए, सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला। तो उसमें से 2 कांग्रेस जीती, 2 भाजपा जीती। उसके बाद जनरल इलेक्शन हुए प्रदेश के, जयराम के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी वो भी हारी। उसके बाद शिमला नगर निगम के चुनाव हुए, जयराम के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी वो भी हारी। उसके बाद सरकार को गिराने का षड्यंत्र उन्होंने जेपी नड्डा के साथ मिलकर रचा, और ये जो दल बदलू है इनके साथ मिलके उसमें फेल हुए। उसके बाद उस षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप जो चुनाव होते हैं 6 सीटों के ऊपर, उनमें से 4 भाजपा उनके नेतृत्व में हारती है, और अब ये 3 हैं, ये भी हारने वाले हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने आपको ये तथ्य दिए, मैंने रिकॉर्ड आपको दिया कि जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश की राजनीति के सबसे असफल पॉलिटिशियन हैं। सर, कल आशीष ने आरोप लगाया हमीरपुर से कि मुख्यमंत्री अजय सिंह को दुरुपयोग करे और मेरे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, मित्रों को निशाना बना रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं? आशीष चुनाव में हैं, और जो गलती उन्होंने की है, निर्दलीय रूप पे चुना गया उनको, और इस्तीफ़ा उन्होंने 14 महीने के अंदर दे दिया। लोगों ने इस चीज़ को पसंद नहीं किया है, और इस चीज़ को इन लोगों को जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मतलब भाजपा जस्टिफाई कर रही है कि ये उपचुनाव हो क्यों रहे हैं। जो 6 थे उन्होंने तो दल बदला, तो हो गया। तो इनको तो दल बदलने की भी ज़रूरत नहीं थी, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी। तो ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं ना, बीजेपी कर रही है कि 3 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव हो क्यों रहे हैं, और इस्तीफ़ा इन्होंने दिया क्यों, उसकी वजह क्या थी, कारण क्या था। तो इसलिए वो आज उनको जनता उनसे सवाल पूछ रही है कि आशीष आप ठीक है, हमने आपको चुन के भेजा था, बीजेपी भी हराई, कांग्रेस को भी पराजित किया, और मैं जनता के विधायक कहता है इनको, जो 3 थे, न कांग्रेस के न भाजपा के, तो जनता के विधायक थे ये, क्योंकि जनता ने इनको दोनों पार्टियों को दरकिनार करके चुन के भेजा था। तो जनता के विधायकों ने भाजपा के विधायक बनने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, तो इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये कुछ भी कह देते हैं। रही मित्रों की सरकार की बात या मित्रों की बात, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये प्रश्न आता है बार बार इसको, लेकिन बड़ा जो मेरा मेन मुद्दा है वो पीछे ना चला जाए। ये कोई भी आदमी, चाहे कोई व्यापार में है, कोई राजनीति के क्षेत्र में है, किसी भी क्षेत्र में है, जब उसके संघर्ष का दौर होता है, जब वो संघर्ष से गुजर रहा होता है, उस समय के जो साथी होते हैं
उनको प्रत्येक व्यक्ति जब मुकाम हासिल करता है महत्व देता है। और हिमाचल के मुख्यमंत्री बने धूमल, उन्होंने दिया। हमारे मुख्यमंत्री थे राजा वीरभद्र सिंह, हरीश भाई भी उनके नूरे जिगर थे, ये भी चेयरमैन थे टूरिज़्म कॉरपोरेशन के। ये हमारे भाई साहब ये भी नूरे जिगर थे, ये भी चेयरमैन भी थे पीएमसी के, मार्केटिंग बोर्ड के एडवाइजर भी रहे। मैं भी एपीएमसी हमीरपुर का चेयरमैन रहा हूँ। तो ठीक है, वो जो उनके साथ थे वो भी पार्टी के लोग हैं, वो भी पार्टी के लिए काम कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है। तो और जो आपके संघर्ष के साथी हैं, जब आप किसी पोजीशन पे आते हैं तो उनको रिकॉग्नाइज़ करना, उनको कहीं स्थापित करना, ये कोई बुरी बात नहीं है। ये सब लोग करते हैं। जयराम ठाकुर जी तो मित्रों की बात है, उनके समय में तो सहेलियाँ की जाती थी। थैंक यू। एक जनाब से प्रश्न नहीं, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। कि दुनिया में जो सबसे बड़ी डिग्री होती है कोई पढ़ाई में, वो झूठ की पढ़ाई में जयराम ठाकुर ने की है। मैं समझता हूँ इनको कैसे पता चल गया कि हम बंद करने वाले हैं? कि मतलब चुनावों में नॉन इश्यूज़ को इस तरीके से इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वो आपने 1500 की बात की, अरे भाई हाँ 1500 की बात आपने की, 1500 तो लोगों के खाते में, महिलाओं के खाते में जा चुका है जिन्होंने फार्म भरे थे। अब हाँ, वो तो रोकने वालों में थे, वो तो इलेक्शन कमीशन के पास रुकवाने के लिए गए कि ये बंद करो। और इनकी एक जो महिला नेत्री है रश्मि सूद, उसने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑन रिकॉर्ड कहा कि ये मुफ्त में 1500 रुपये नहीं मिलने चाहिए। तो इनके अलग अलग चेहरे हैं। थैंक यू।